हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हिंदी का गद्य साहित्य देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की बुक को पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं गद्य साहित्य पर भी वीडियो बनाना शुरू कर दूं, क्योंकि गद्य की बहुत सारी विधाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे नाटक, निबंध, आलोचना, कहानी, सारी विधाएं जो हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग को उसको भी पढ़ते चलना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। और चूंकि ये पहला वीडियो है हिंदी गद्य पर, तो ये गद्य कहाँ से शुरू होता है, किस प्रकार से पल्लवित होता है, उसका डिटेल यहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शती से प्राप्त होता है। इसके पहले भी राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य तथा खड़ी बोली गद्य की परंपराएं क्षीण, मंद एवं शिथिल गति से चल रही थी। हिंदी गद्य में उपयुक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। ये जो तीनों रूपों की बात हो रही है, इसमें से राजस्थानी को सबसे प्राचीनतम माना गया है। इसका सूत्रपात 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग अनुमानतः संवत 1400 के आसपास स्वीकार किया गया है। हठ योग, ब्रह्म ज्ञान आदि विषयों से संबंधित कुछ गोरखपंथी गद्य पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। इनमें राजस्थानी और खड़ी बोली गद्य का प्रयोग किया गया है। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ, इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खड़ी बोली का प्रयोग यूं तो अमीर खुसरो, संत कवियों तथा दक्षिणी हिंदी के कवियों में स्फुट रूप से बराबर होता रहा है, किंतु उपलब्ध सामग्री के आधार पर खड़ी बोली गद्य की परंपरा पटियाला के राम प्रसाद निरंजनीकृत भाषा योग वशिष्ठ, जो कि 1741 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, राम प्रसाद निरंजनी का है भाषा योग वशिष्ठ, ये रचना इनकी याद रखनी है। आगे आते हैं। आदिकालीन हिंदी गद्य 9वीं से 14वीं शताब्दी तक। तो देखिए, आदिकालीन गद्य के स्वरूप और विकास की सूचना देने वाली प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। कुवलयमाला कथा, ये 9वीं शताब्दी में है। उद्यतन सूरी ने संवत 835 में लिखा। ठीक है, कुवलयमाला कथा उद्यतन सूरी ने लिखा। इसको याद करना आसान है। कु में तो ऊ आ रहा है, ठीक है, और उद्यतन सूरी नाम इनका, जो लेखक है इनका नाम भी ऊ से शुरू होता है, तो कु और ऊ उद्यतन सूरी, ये बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। अगला है हमारा राउरवेल, जो कि रोड कवि ने लिखा है 11वीं शती में। देखिए, रोड कवि ने 11वीं शती में लिखा है। प्रेम काव्य है, इसका पाठ शिलांकित है। यह चंपू काव्य है। नक्षिक वर्णन की परंपरा का आरंभ इसी काव्य से माना जाता है। 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, राजस्थानी प्रधान है। देखिए, इसमें से जो बात पूछी जाती है, सबसे पहले तो राउरवेल के कवि का नाम, तो ये भी याद करना आसान है, र से है इन दोनों लोगों का नाम, तो याद हो जाएगा। और दूसरा पूछा जाता है कि कौन सी कृति है जो शिलांकित है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति शिलांकित है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि राउरवेल जो है वो शिलांकित है। इसको याद करने का फ्रेंड मैंने जो ट्रिक थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा रखा है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, राउर लिखा हुआ है ना, इसको आप राउर समझ लीजिए, ठीक है। और राउर शब्द जो है वो बिहारी भाषा में एक आदर्शसूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, राउर का। यहाँ पर शिलांकित की बात हो रही है। शिला और अंकित दो शब्दों से मिलकर बना है, शिला और अंकित। तो शिलांक, आप ऐसा दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि कोई शिला और अंकित नाम के लोग हैं जो आपसे बड़े हैं, उनके लिए आप रिस्पेक्ट वाली फीलिंग के साथ राउर शब्द को यूज कर लीजिए, ठीक है, राउरवेल। तो राउरवेल जो है वो शिलांकित है। इस तरीके से इसको सेट करके दिमाग में बैठाया जा सकता है, मैंने ऐसे बैठा के रखा है। और ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब हो गया गद्य पद्य मिश्रित काव्य, यानी कि इसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ये बात दिमाग में बैठा के रखनी है, ठीक है। नक्षिक वर्णन की परंपरा का आरंभ इसी काव्य से माना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसकी रचना दामोदर शर्मा ने 12वीं शती में राजकुमारों को
कान्यकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की थी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। देखिए, इससे जो पूछा जाता है कि क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसको प्रकरण की जगह पर उक्ति व्यक्ति व्याकरण बोलना शुरू कर दीजिए। उक्ति व्यक्ति व्याकरण, तो ये दामोदर शर्मा की रचना है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है, और दूसरा यह एक व्याकरण ग्रंथ है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ उक्ति व्यक्ति व्याकरण, इससे फायदा ये होगा क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली एक ऑप्शन में वर्ण रत्नाकर दे देता है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वर्ण रत्नाकर को देखकर कि यहाँ पे वर्ण लिखा है, वर्ण की बात हो रही है तो वो व्याकरण से संबंधित हो सकता है, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस वजह से इसी को उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जगह उक्ति व्यक्ति व्याकरण दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ये व्याकरण का ग्रंथ है। आगे है वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिरेश्वर ठाकुर का है। ये 14वीं शती में लिखा गया है, तो इसमें बस इनका नाम याद रखना है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर का है। अगला है कीर्तिलता, विद्यापति द्वारा रचित वीर गाथात्मक काव्य है और इसकी रचना 14वीं शती में हुई थी। और एक बात यहाँ पर और बतानी थी, विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता को कहानी संज्ञा दी है, उन्होंने कहानी माना है इसको, ठीक है, कहानी के रूप में इसको लिया है कि ये कहानी है, ऐसा संज्ञा इन्होंने कीर्तिलता को दिया है। और फ्रेंड्स, ये जो पांचों हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना, इसको याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया है, कुराऊ वर्ण कीर्ति। तो कु से कुबला माला कथा हो गया, रा से राउरवेल हो गया, ऊ से उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया, और वर्ण से वर्ण रत्नाकर हो गया, और कीर्ति से कीर्तिलता हो गया। मैंने इसको ऐसे याद किया, कुराऊ वर्ण कीर्ति, क्योंकि कई बार ये क्रम से लगाने के लिए भी दे देता है, तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा। आगे है राजस्थानी गद्य, इसके बारे में देखिए। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी से हो गया था। सन 1847 में फतेह राम वैरागी कृत पंचाख्यान में राजस्थानी गद्य का परिमार्जित रूप देखा जा सकता है। तो इसमें बस फतेह राम वैरागी का पंचाख्यान है, ये बात ध्यान में रखनी है। आगे है ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप शुक्ल जी के अनुमान के आधार पर संवत 1400 और सन 1343, आप लोगों को पता भी होगा, एक बार मैं यहाँ पे बता दूं कि संवत जो भी रहता है उसमें से 57 को माइनस करने पर सन आ जाता है, तो सन 1343 तक का ही उपलब्ध होता है, ऐसा शुक्ल जी का अनुमान है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी कृत श्रृंगार रस मंडन, यानी श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? विठलनाथ जी की है। तथा विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी कृत 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता आदि कृतियों में प्रयुक्त गद्य को ब्रजभाषा का प्रचलित रूप माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि ब वी गो करके याद करने का ट्रिक बताया था मैंने। वल्लभाचार्य, उनके पुत्र हैं विठलनाथ और उनके पुत्र हैं गोकुलनाथ, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इन लोगों की जो रचना है ये पूछी जाती है। आगे है संवत 1660 के आसपास नाभादास द्वारा रचित भगवान राम का अष्टयाम, संवत 1680 में वैकुंठ मणि शुक्ल का अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य तथा संवत 1767 में श्री सुरति मिश्र द्वारा रचित वैताल पचीसी आदि ग्रंथों ने इस परंपरा को जीवित रखा। तो ये इसमें से जो पूछा जाता है ये ज्यादातर नाभादास का जो अष्टयाम है ये पूछ लिया जाता है, और वैकुंठ मणि शुक्ल का अगहन महात्मा और वैशाख महात्मा ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य के विषय में दो राय है। ग्रियर्सन, फ्रेजर, सान्याल आदि विद्वान आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का विकास सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल और सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। मतलब ये लोग जो हैं ये खड़ी बोली का जो आरंभ है वो लल्लूलाल और सदल मिश्र के द्वारा बताते हैं, जबकि शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा जो कि 1570 ईस्वी में आई थी, इसको माना है। तो शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किससे माना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो इन्होंने कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है। आगे है गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य
सामान्यतः यह समझा जाता है कि खड़ी बोली का जन्म दिल्ली के आसपास की छावनियों में हिंदुओं और मुसलमानों के संपर्क से बाजारू भाषा के रूप में हुआ, किंतु इधर गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ जो विपुल साहित्य प्रकाश में आया है, उससे यह धारणा पुष्ट होने लगी है कि मुसलमानों का संपर्क पहले पंजाब और हरियाणा की जनता से हुआ और यह संपर्क बराबर बना रहा। खड़ी बोली का एक ब्रजी और पंजाबी प्रभावित रूप पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। गुरुमुखी लिपि में लिखित होने के कारण इसे या तो पंजाबी भाषा का साहित्य समझ लिया गया या इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। वास्तविकता यह है कि राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ, जो कि 1741 ईस्वी की रचना है, से पूर्व पंजाब में दयाल, अनेमी, हरिजी आदि लेखक खड़ी बोली गद्य में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर चुके थे। दयाल अनेमी का रचना काल सन 1721 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी कृत योग वशिष्ठ भाषा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसकी भाषा अत्यंत व्यवस्थित और आधुनिक खड़ी बोली गद्य के निकट है। आचार्य शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी के गद्य को सन 1741 का गद्य स्वीकार किया है। सहसा विश्वास नहीं होता कि 20 वर्षों के अंतराल में खड़ी बोली गद्य इतना परिष्कृत और व्यवस्थित कैसे हो गया। इधर गुरुमुखी लिपि में प्राप्त हिंदी गद्य के संबंध में जो अनुसंधान हुआ है, उसे सिद्ध हो गया है कि साधु राम प्रसाद निरंजनी द्वारा सन 1741 में योग वशिष्ठ भाषा की रचना करने की बात निराधार है। तो ये रचना निराधार है, मतलब कि ये बाद में इसको प्रूफ कर दिया गया कि ऐसा कोई रचना इन्होंने नहीं लिखा था। आगे है, राम प्रसाद निरंजनी कृत योग वशिष्ठ भाषा का अस्तित्व भले ही संदिग्ध या निराधार हो, गुरुमुखी गद्य की लंबी परंपरा से प्रमाणित है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पूर्व भी उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की सत्ता थी और अपने विकास क्रम में वह व्यवस्थित और परिमार्जित हो रही थी। इसी क्रम में मुंशी सदासुख लाल के विष्णु पुराण के आधार पर रचित सुख सागर में खड़ी बोली गद्य की अखंड परंपरा परिलक्षित होती है। यह परंपरा भारत के पड़ोसी देश नेपाल तक में व्याप्त थी। यानी कि यहाँ से जो बात ध्यान में रखनी है, सदासुख लाल की जो रचना है सुख सागर है और वो विष्णु पुराण के आधार पर लिखी गई है। खड़ी बोली के उपयुक्त गद्य ग्रंथों के अतिरिक्त इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी का एक और नाम है उदयभान चरित। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है उदयभान चरित। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। और ये सन 1800 से 1808 के बीच की है, भी अंग्रेजी प्रभाव से दूर लखनऊ में लिखी गई थी। लेखक ने अपनी दृष्टि में इस रचना को शुद्ध हिंदी में प्रस्तुत किया है। प्रारंभ में ही लेखक अपनी भाषा नीति के विषय में स्पष्ट घोषणा कर देता है। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन है, ये कई बार देख करके पूछा जाता है कि ये किसकी लाइन है, तो इंशा अल्लाह खां की है। और रानी केतकी की कहानी जो इनकी रचना है उदयभान चरित, इसमें इन्होंने इस बात को शुरू में ही बता करके स्पष्ट किया है कि ये जो लिख रहे हैं कहानी, ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी में है। विषय की दृष्टि से भी इस कृति का महत्व स्मरणीय है। इसके माध्यम से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य में अलौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है, इसमें गांभीर्य नहीं चुहल है और वस्तु वर्णन भी में पर्याप्त विस्तार लक्षित होता है। तो एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो रानी केतकी की कहानी है वो कैसी है, हास्य प्रधान है। नाम से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि हास्य प्रधान होगी, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि हास्य प्रधान है। आगे है फोर्ट विलियम कॉलेज के पंडितों का खड़ी बोली के विकास में योगदान।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई तथा 24 जनवरी 1854 में इसे तोड़ दिया गया। हिंदी खड़ी बोली के विकास में जिन जिन पंडितों ने सर्वाधिक योगदान दिया उसमें लल्लूलाल तथा सदल मिश्र प्रमुख हैं। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, कई बार क्वेश्चन ऐसा बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन है जो फोर्ट विलियम कॉलेज में थे, तो लल्लूलाल और सदल मिश्र थे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब आते हैं लल्लूलाल, इनके बारे में देखते हैं। लल्लूलाल का यहाँ पर ये जन्म है 1763 और मृत्यु 1835, तो ये बात ध्यान में रखनी है, क्रम से लगाने के लिए आ सकता है। इनकी रचनाओं में आगरा निवासी होने के कारण ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। सिंहासन बत्तीसी 1801 में, बेताल पच्चीसी 1801, माधोनल 1801, राजनीति 1802, शकुंतला नाटक 1810, प्रेम सागर 1810, लताइफ ई हिंदी 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभाविलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818। तो फ्रेंड्स ये क्रम में और ये हमें बिल्कुल ऐसे याद भी रखना चाहिए। देखिए ये मैंने एक ट्रिक बनाया है, अगर आपको सही लगे तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। सिंह बेताल मारा, शकुंतला प्रेमलता के साथ ब्रज सभा में माधव लाल से मिली। देखिए सिंह से हो जाएगा सिंहासन बत्तीसी, बेताल से बेताल पच्चीसी, माँ से हो जाएगा माधोनल, रा से हो जाएगा राजनीति, शकुंतला से शकुंतला नाटक, प्रेमलता से में प्रेम से हो जाएगा प्रेम सागर, लता से हो जाएगा लताइफ हिंदी, के साथ का कोई कुछ भी नहीं है, ब्रज सभा तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रज भाषा और सभा विलास, ये दोनों रचनाएं हो जाएंगी जो 8वें और 9वें नंबर पे हैं। में माधव लाल से मिली तो माधव से हो जाएगा माधव विलास और लाल से हो जाएगा लाल चंद्रिका। तो फ्रेंड्स मैंने इसको ऐसे याद किया है, इससे दो फायदा हो जाता है, एक तो क्रम से याद हो जाता है और दूसरा कि याद हो जाता है कि ये इनकी रचना है। कई बार ऐसा होता है कि इनकी कोई रचना दे दी और बाद के जो लेखक हैं जैसे भारतेंदु हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, इन लोगों की कोई रचना उठा करके दी तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पहले आए थे तो इनकी रचना ही पहले होगी, लेकिन उसके लिए ये नाम याद होना चाहिए कि इन्होंने लिखी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो ट्रिक बना करके इसको मैंने इस तरीके से याद किया है, आपको सही लगे तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है सदल मिश्र। तो देखिए लल्लूलाल के बाद आते हैं सदल मिश्र, उनसे छोटे हैं उम्र में। कॉलेज से संबंधित हिंदी पंडितों में सदल मिश्र का स्थान भी महत्वपूर्ण है। कॉलेज के विवरणों के सूक्ष्म अवलोकन से यह निर्विवाद है कि 1803 ईस्वी में सदल मिश्र कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग से संबंधित थे। 1804 ईस्वी में लल्लूलाल जी के साथ इन्हें भी कॉलेज से अलग कर दिया गया, किंतु उसी वर्ष 17 अक्टूबर के कॉलेज काउंसिल के एक प्रस्ताव के अनुसार इन्हें पुनः नियुक्त कर लिया गया। सदल मिश्र की साहित्यिक कृतियों में नासिकेतोपाख्यान जिसका एक नाम चंद्रावली है 1803 में आई थी, और रामचरित्र जो कि आध्यात्म रामायण का अनुवाद है 1806 में आया था, तथा हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी जो कि 1809 में आया था, उल्लेखनीय है। तो इनकी ये 3 रचनाएं हैं और तीनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, जिसमें से नासिकेतोपाख्यान एक तो पूछा जाता है किसकी रचना है, दूसरा इसका दूसरा नाम क्या है ये भी पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन बनता है कि आध्यात्म रामायण का अनुवाद किसने किया था रामचरित्र नाम से, तो ये याद रखना है कि सदल मिश्र ने किया था, और हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी भी क्वेश्चन बनता है। आगे है नासिकेतोपाख्यान वस्तुतः यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा का ही खड़ी बोली गद्य में रूपांतर है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो नासिकेतोपाख्यान है ये इसका आधार ग्रंथ क्या है, तो ये कठोपनिषद के आधार पर लिखा गया जो नचिकेता की कहानी है उसको ही यहाँ पर रूपांतरित किया गया है खड़ी बोली में। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। नचिकेता की कहानी से आप लोग परिचित होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर उसको वो डिटेल नहीं शेयर कर रही हूँ। आगे है सदल मिश्र आरा जिला के निवासी थे, अतः उनकी भाषा पर बिहारी का स्पष्ट प्रभाव है, कुछ बंगला प्रभाव भी है।
उनका व्यक्तिगत प्रयत्न खड़ी बोली के प्रयोग का ही रहा है, किंतु वह ब्रज भाषा के प्रभाव से अपने को अलग नहीं रख सके हैं। सदल मिश्र की भाषा में भी पंडिताउपन है। यह होते हुए भी उनकी भाषा परिमार्जित गद्य की विशेषताओं को अधिक आत्मसात कर सकी है। उपयुक्त समस्त विवरण पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में दो परंपराएं कार्य करती हैं। एक परंपरा अंग्रेजों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रही है और दूसरी उनके प्रभाव में रहकर ही आगे बढ़ सकी है। प्रथम परंपरा में, जो कि अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त रही है, उसमें राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, सदा सुखलाल तथा इंशाअल्लाह खां को रखा जा सकता है। दूसरी परंपरा में लल्लू लाल और सदल मिश्र उल्लेखनीय हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अंग्रेजों के प्रभाव में जो परंपरा रही है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की बात हो रही है और उसमें लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि इसमें से कौन है जिन्होंने अंग्रेजों के प्रभाव में रचना की है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना है कि यही दो लोग थे जो कॉलेज में थे, तो इनको जाहिर सी बात है कॉलेज की बातों को मानना पड़ता होगा। तो ये दोनों लोग हो गए और बाकी लोग जो थे ये उनसे मुक्त होकर के अपनी रचना को लिखा करते थे। आगे है, अंग्रेजों की भाषा नीति सब मिलाकर हिंदी गद्य के अनुकूल नहीं थी। फलतः लल्लू लाल और सदल मिश्र की भी सभी कृतियों में हिंदुई का समावेश न हो सका। तुलनात्मक दृष्टि से इन सभी गद्य लेखकों में प्रवाह, सुसंबद्धता तथा एकाग्रता की दृष्टि से इंशा की भाषा अधिक महत्वपूर्ण है। इंशाअल्लाह खां की भाषा को अधिक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आगे है, यह होते हुए भी यह न समझ लेना चाहिए कि उपयुक्त लेखकों ने हिंदी गद्य को निश्चित रूप देने में सफलता प्राप्त कर ली थी। यह कार्य तो आगे चलकर भारतेंदु के हाथों ही संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने यहीं पर इसको समाप्त कर दिया है। इसके आगे भी है, इसके अगले भाग में हम लोग उसको देखेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।